मैं देखती हूँ इंटरनेट के ऊपर भी बहुत ही अजीब अजीब से थंबनेल्स और बहुत सारे लोग अजीब से रिलेशनशिप टिप्स और ये चीज़ें लेकर आते हैं जिनमें सम टाइम कोई थ्योरेटिकल नॉलेज और रिसर्च इन्वॉल्व नहीं होती है। तो हम ज़रा खुद समझने की कोशिश करते हैं कि जो पास्ट में काम हो चुका हुआ है, स्पेशली जिन्स के हवाले से, सेक्स के हवाले से, तो माहिरीन नफ्सियात ने क्या राय दी है। मेनली मैं आज जिक्र करूंगी जो बाबाई साइकोलॉजी है, सिगमंड फ्राइड का कॉन्सेप्ट था वो, और साथ ही और एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको कार्ल योंग कहा जाता है। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स ने ये दोनों नाम सुने हुए होते हैं, हो सकता है कि इस हवाले से उन्होंने भी इंफॉर्मेशन कम सीखी हुई हो, तो हम कुछ थोड़ा सा एनालिसिस करने लगे हैं इनकी थेरीज के बारे में भी, और ब्रॉड टर्म में ये राय हो रही है हमारे अपने रवैयों के ऊपर और हमारी जिनसी जिंदगियों के ऊपर। सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि इंसान जबिल्ली तौर पर एक हैवान है और अपनी हैवानी ख्वाहिशात के ताबे है। तो सिगमंड फ्रॉइड का जो बैकग्राउंड है वो जूइश है, वो एक जूइश फैमिली से बिलोंग करते थे और उसका ये मानना था कि इंसान अपनी जिनसी ख्वाहिशात के ताबे है और हर वक्त जंग की हालत में है अपनी ख्वाहिशात को अपने ताबे लाने के लिए, अपनी ईगो के ताबे लाने के लिए, अपने ज़मीर या सुपर ईगो के ताबे लाने के लिए। तो वो कोशिश करता रहता है कि उसकी नफ्सियाती ख्वाहिशात उसको काबू में ना कर लें, और इसी जद्दोजहद में अगर वो कामयाब होता है तो सोसाइटी इसको अच्छा इंसान कहती है और अच्छे मॉरल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करता है। लेकिन अगर वो इसमें कामयाब नहीं होता तो वो जस्ट एक तरह से इंस्टिंक्टिव फीलिंग्स का और सुफली जज्बात का शिकार हो जाता है और बहुत सी साइकोपैथोलॉजीज का शिकार भी हो जाएगा। और अभी तक हम बहुत से जिनको डिसऑर्डर मानते हैं या सोसाइटी जिन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है इसी चीज़ में फॉल करती हैं। सिगमंड फ्रॉइड के अपने हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स थे इस हवाले से, और जूइश बैकग्राउंड से था चूँकि, तो बहुत कंजर्वेटिव भी था। अब उसकी जो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट है ना उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी की, वो हमें उसकी थेरीज में नज़र आती है। मसलन सिगमंड फ्रॉइड की जो मदर थी वो काफ़ी गुड लुकिंग थी और ही हैड अ सेंस ऑफ फीलिंग टुवर्ड हिज मदर। यहाँ से उसने आइडिया जनरेट और डिपस कम्प्लेक्स का अटैचमेंट ऑफ अ सन विथ हिज मदर। और सिगमंड फ्रॉइड की ये मानता था कि एक एज के बाद बच्चे ये रिजॉल्व कर लेते हैं, यानी हलाल और हराम रिश्तों में पहचान सीख जाते हैं। दो कि एक सेंस ऑफ अटैचमेंट ज़रूर मौजूद रहती है, लेकिन मोस्टली बच्चे अपनी एक जो टाइम पीरियड है 6 to 7 ईयर्स का, उसमें ओडिपस कम्प्लेक्स को सॉल्व कर लेते हैं। ग्रीक देवता का नाम था जिसको कि दरअसल जो अपनी माँ से शादी कर लेता है, तो वहाँ से ये टर्मिनोलॉजी उसने इंट्रोड्यूस कराई थी। और इंसेंटुअस बिहेवियर्स के ऊपर उसने फर्स्ट टाइम बात की थी। इंसेंटुअस रिलेशनशिप, हलाल रिश्तों के अंदर वो इंटरेस्ट जो लोगों कई हम देखते हैं कि आजकल ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से। सिगमंड फ्रॉइड का जो काम है उसने इंसेंटुअस रिलेशनशिप्स को ह्यूमन साइकी का हिस्सा करार दिया था। और इसके ऊपर ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकली हम बच्चे हैं अगर या जो भी पर्सन है वो इसके ऊपर वर्कआउट करे और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे। दरअसल उसने इस चीज़ को एक कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया था, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होती तो साइकोपैथोलॉजीज को जन्म देती है। सिगमंड फ्रॉइड की ये जो बातें थी ये हजम नहीं हुई उस टाइम, क्योंकि वो भी एक बहुत ही कंजर्वेटिव और हाईली रिलीजियस माशरा था, और उन्होंने उसकी डीप फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करने की बजाय उसको कंडेम किया, जैसे हमारे यहाँ भी आजकल होता है कि ये तौहीन हुई है और ये इसने जो बातें की हैं इसने महरम रिश्तों की तौहीन की है। उसके नतीजे में सिगमंड फ्रॉइड को एक्सपेल भी किया गया, उसकी किताबें और लिटरेचर को बर्न आउट किया गया और उसका बायकॉट भी किया गया। लेकिन लेटर टाइम में सिगमंड फ्रॉइड ने जो लफ्ज़ सेक्स लफ्ज़ था उसको उसने कहा कि जो भी चीज़ प्लेयरेबल है, एनीथिंग दैट इज़ प्लेयरेबल फॉर अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड टू बी सेक्स। तो उसने जो एक सेक्सुअल एक्टिविटी है उसकी बजाय एक ब्रॉड टर्म इंट्रोड्यूस करे, उसको लिबिडो का नाम दिया। आज भी हम लिबिडो का लफ्ज़ इंग्लिश लिटरेचर में भी इस्तेमाल करते हैं और साइकोलॉजी में भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब है प्लेयर, एनीथिंग दैट इज सेंसुअल एंड एनीथिंग दैट इज प्लेयरेबल फॉर द पर्सन इज लिबिडो। अच्छा, अब लिबिडो क्या है? पेंटिंग भी लिबिडो है। अब अगर किसी को खाना खाने से प्लेयर मिलता है तो ईटिंग भी लिबिडो है। कोई भी चीज एनीथिंग दैट हैज सम सेंसुअल वैल्यू, तो वो ब्रॉड टर्म में वो सेक्सुअल एनर्जीज हैं और सेक्सुअल एनर्जीज को लिबिडो का नाम दिया गया है। लिबिडो के इंक्रीज होने से या लिबिडनल एनर्जीज के इंक्रीज होने से साइकिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अब लफ्ज़ साइकिक एनर्जी क्या है सुनते जाना जरा गौर से, मैं आपको रियल साइकोलॉजिकल थेरीज के बारे में बता रही हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं ना काफ़ी ये फिजिक्स से इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड भी डॉक्टर था, फिजियोलॉजिस्ट था, तो उसने बहुत सी एक पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं एक
सिमिलैरिटीज ड्रॉ की हैं हमारे लिए कि जस्ट लाइक फिजिकल एनर्जी देयर इज साइकोलॉजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी खाना खाने से आती है, तो साइकोलॉजिकल एनर्जी दरअसल पॉजिटिव साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस से आती है, जो कि हमारे लिए प्लेयरेबल है। इसीलिए तो हम आउटिंग पे जाते हैं तो हमें मज़ा आता है, शॉपिंग पे जाते हैं तो हमें मज़ा आता है, हम अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें कोई हॉबी पसंद है हम उसको अडॉप्ट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमारे लिए प्लेयरेबल हैं, सेंसुअल हैं, हमें पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, हमारी साइकिक एनर्जी को बढ़ाती हैं। और इन चीज़ों को एरोस टेंडेंसीज का, तो जो सेक्सुअल एक्ट है जिसको हम एक मर्द और औरत का जो ताल्लुक है, जिसको हर चीज़ समझ लिया गया है, सेक्स बोला जाए तो यही बोला जाता है कि शायद ये किसी फिजिकल एक्टिविटी का नाम होगा, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक या रिसर्चर्स और जो थेरिस्ट हैं, माहिरीन नफ्सियात हैं, वो ये कहते हैं कि ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। और हम बात करें टिपिकली जो एक जेंडर या फीमेल फीमेल अटैचमेंट या अट्रैक्शन है और उसमें जो सेक्सुअल बिहेवियर है, सिगमंड फ्रॉइड का ये मानना था कि ये जो सेक्सुअल कांटेक्ट है मेल और फीमेल का, ये सबसे ज़्यादा साइकिक वैल्यू रखता है। यानी कि किसी पर्सन की अगर सेक्स लाइफ अच्छी है ना, उसका रिलेशनशिप अच्छे जा रहे हैं और वो बहुत सारे एस्पेक्ट में पॉजिटिवली परफॉर्म कर सकेगा। यानी अगर वो पेंटर है तो अच्छा पेंट करेगा, अगर आर्टिस्ट है तो अच्छा आर्ट करेगा, अगर साइंटिस्ट है तो अच्छी थेरीज और अच्छी थिंकिंग करेगा। तो एक पर्सन की एनरिच्ड सेक्स लाइफ बहुत हद तक डिटरमिन करती है कि उसकी बाकी जो ज़िंदगी है उसकी अंदर हारमनी किस हद तक मेंटेन रहती है। लेकिन लेटर लाइफ में सिगमंड फ्रॉइड ने यह भी कहा कि जब एक पर्सन टू मच फोकस करना शुरू कर देता है मेल फीमेल अटैचमेंट बिहेवियर के ऊपर, तो उसकी बहुत सी साइकिक एनर्जी ज़ाया होना शुरू हो जाती है। यानी वो जो क्रिएटिविटी कर सकता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, अगर वो आर्टिस्ट है, रिसर्चर है, कोई भी ऐसा क्रिएटिव काम कर रहा है, तो ज़रूरी है कि क्रिएटिव पर्सन को, जो कि एनालिटिकल रीजनिंग लगता है, थिंकर है, तो एक टाइम के बाद वो अपनी इस एनर्जी को सेव करने के लिए सेक्सुअल बिहेवियर को सीज कर दे। तो अब उसके नतीजे में क्या है कि अगर वो एक मुजर्रद ज़िंदगी गुजारता है तो वो बहुत सी एनर्जी को कंसील करने में, अपने अंदर रखने में कामयाब होता है, और ये एनर्जी बाद में वो कंज्यूम करेगा किसी ऐसी चीज़ों के ऊपर कि जिन गोल्स को वो अचीव करना चाहता है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने खुद भी, वैसे तो उसकी पर्सनल जो लाइफ थी, सेक्सुअल लाइफ थी, वो काफ़ी हद तक कंस्ट्रिक्टेड थी, गो के ही वॉज इन कॉन्टैक्ट विद सो मेनी लेडीज, लेकिन उसका जो सेक्सुअल बिहेवियर, इवन ही वॉज नॉट वेरी मच अटैच्ड विद हिज ओन वाइफ के साथ भी उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स इतने पॉजिटिव नहीं थे। तो 40 ईयर्स की एज पे सिगमंड फ्रॉइड ने खुद भी जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसको ऑल टुगेदर फिनिश कर दिया, मैंने अपने आप को टोटली कंज्यूम कर लिया है, कंजर्व कर लिया है, और जितनी मेरी कंजम्पशन, सेक्सुअल कंजम्पशन हो सकती थी वो मैंने कर दी हुई है। तो ये था कुछ सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, जिसने एक बहुत ही ब्रॉड टर्म दी कि सेक्स इज नॉट जस्ट सेक्सुअल बिहेवियर, रादर इट इज़ अ साइकिक एनर्जी, इट इज़ एरोस टेंडेंसीज दैट यू एंड एवरी पर्सन हैव, और उसको हम हमेशा बहुत सी पॉजिटिव चीज़ों में और क्रिएटिविटी में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल। अगला जो उसके साथ काम था वो है कार्ल योंग का। जैसे मैंने आपको बताया, कार्ल योंग को अमेरिका, कनाडा और वेस्ट वर्ल्ड में बहुत माना जाता है, यहाँ तक कि उसको एक रिलीजियस क्राइस्ट का, एक रिलीजियस रहनुमा का दर्जा दिया जाता है। और उसके पीछे हमें बात समझ आती है कि कार्ल योंग का काम वैसे तो बहुत अच्छा है थियोरेटिकली, लेकिन उसको सपोर्ट हासिल थी रॉकफेलर फैमिलीज़ की, और ऐसी फैमिलीज़ की हम एलुमिनेटी रिसर्चर्स कहते हैं कि वो फैमिलीज़ जो बहुत ही अमीर हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ रन कर रही हैं, और बहुत सी रिसर्चेस को भी वो लोग देते हैं, सपोर्ट सिस्टम देते हैं। तो कार्ल योंग को भी ऐसे ही लोग आगे लाए थे। तो हम समझ सकते हैं कि कोई ना कोई मोटिव्स तो ऐसे होंगे कि जिनको हल करने के लिए और अचीव करने के लिए कार्ल योंग को इस्तेमाल किया गया और उसके ब्रिलियंट माइंड को यूज़ किया गया। कार्ल योंग की आइडियाज़ बहुत ही मॉडर्न है और सिगमंड फ्रॉइड के कंजर्वेटिव नज़रियात के मुकाबले में बहुत ही डिफरेंट थे, और बहुत ही एक तरह से जिसको हम आजकल कहते हैं ब्रॉड माइंडेड थे। सिगमंड फ्रॉइड को हमारी दुनिया तो बहुत ही कंडेम करती है, बहुत मजम्मत की जाती है, और कहा जाता है कि उसने बहुत ही नेगेटिव बातें की हैं, बहुत पेसिमिस्टिक बातें की हैं, और सेक्स के बारे में बहुत ओपनली बात की, स्पेशली इन सेंटोस रिलेशनशिप्स के बारे में। इसी वजह से उसको बैन किया गया। बहुत सारी जो सिलेबस पढ़ाए जाते हैं, यहाँ तक कि आपको शायद नहीं पता होगा कि सऊदी अरब और इस तरह के बहुत सी कंट्रीज हैं वहाँ पर इसका कंटेंट बैन था, ईरान में भी। लेकिन जब हम एज साइकोलॉजी स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स ये चीज़ें पढ़ते हैं तो मुझे ये नज़र आता है कि सिगमंड फ्रॉइड जो था वो तो इनमें से ही वॉज द मोस्ट
पर्सन, क्योंकि जब हम कॉल जॉन्ग को और दीगर रिसर्चर्स को पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो आप नहीं पढ़ते हैं, कि दरअसल ये जो रिसर्चर्स हैं कॉल जॉन्ग की पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो दे बिलीव्ड इन ओपन रिलेशनशिप, यानी कि उसकी शादी तो हुई थी लेकिन उसकी वाइफ भी अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मसरूफ थी और हस्बैंड भी अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मसरूफ थे। कॉल जॉन्ग के पास बहुत ही अमीर फैमिलीज की मैंने जैसे बताया कि इसको बहुत ही प्रोमिनेंट लेवल पर इस जो फंड्स थे वो हासिल थे इसके प्रोजेक्ट्स को, तो इसके पास जो क्लाइंट्स आते थे वो भी बहुत ही रिच होते थे। और कार्ल जॉन्ग के पास भी जो भी फीमेल आती थी उसके पास डिफरेंट अपनी क्लाइंट्स आती थी, वो उनके साथ उनके रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाया करते थे। सेक्स लाइफ गुजारने के बावजूद कार्ल जॉन्ग को 38 इयर्स की एज पर न्यूरोटिक अटैक हुआ, न्यूरोटिक कह सकते हैं डिप्रेशन का अटैक हुआ, और उसने काफ़ी दफ़ा सुसाइड कमिट की और उसने अपनी डायरी में लिखा कि हर वक्त मैं अपने साथ एक रिवॉल्वर रखता हूँ और मुझे यूँ लगता है कि मैं किसी भी वक्त अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। तो ये आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि इनकी पर्सनल लाइफ्स कैसी होती हैं। गो के कार्ल जॉन्ग की जो अगर आप इनके कोर्स इवन बहुत से मौलवी हजरात भी इनके कोर्स शेयर करते हुए नज़र आते हैं, तो उनमें बहुत फिलॉसफी और बहुत सूफीज़म और स्पिरिचुअलिटी आपको नज़र आती है। तो अब हम ज़रा इनकी सेंसुअलिटी और सेक्स जो थेरीज हैं उनके ऊपर बात करते हैं एग्जैक्टली एंड क्लियरली। तो कार्ल जॉन्ग ने थोड़ा डेविएट किया सिगमंड फ्राइड से। उसने कहा कि जो लिबिडनल एनर्जी है ये दो तरह की टेंडेंसीज रखती है। एक तो हमारी लाइफ की जो कि हम इंजाम देते हैं, ये हमारी लिबिडनल एनर्जी की वजह से हम इंजाम दे पाते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि जो सिगमंड फ्राइड ने जैसे कहा कि एनीथिंग दैट इज़ प्लेजरेबल फॉर द पर्सन, उसको भी उसने लिबिडनल एनर्जी का नाम दिया। और कुछ और फिजिकल कॉन्सेप्ट्स साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस कराए कि जैसे कि फिजिक्स में हम कुछ लॉज पढ़ते हैं जैसे कि लॉ ऑफ ऑपोजिट्स, कि दरअसल कोल्ड लाइट हैवी है ना ऑपोजिट्स, ऐसे ही कि हमारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं ये भी कंट्ररी पॉइंट ऑफ व्यूज़ या कंट्ररी ओपिनियंस होल्ड करती हैं, और इन अपोजिंग प्रोसेसेस में हमेशा टेंशन पाई जाती है। जितनी ज़्यादा इन दो जो कॉन्फ्लिक्ट है ये शार्पर होगी, शार्पर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रायोरिटीज द ग्रेटर। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आ रही है ना जो हम रेजिस्ट कर रहे हैं, तो वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ हासिल करेगा जज्बा हमारे लिए। स्पेशली जैसे हम बच्चों को जिस काम से मना करते हैं, हम शादी का ही देख लें, पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ थी तो कहते थे मैंने इसी से शादी करनी है, तो घर वाले मना करते हैं लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने अब इसी से ही करनी है। क्या उस लड़की में जितना ये नहीं मना करते हैं उतना ही वो रवैया ज़्यादा सख्त होता चला जाता है, उतनी जिद होती जाती है। तो जैसे फिजिकल वर्ल्ड में लॉ ऑफ अपोजिट काम करता है, हमारी साइकी में भी लॉ ऑफ अपोजिट इसी तरह से काम करता है, और जितना ज़्यादा ये शार्पर होगा उतनी ज़्यादा ये एनर्जी पैदा करेगा। सेकंड है इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। जब एक जगह पर हमने साइकिक एनर्जी लगाई, मसलन हम यही कहते हैं एक लड़की थी जिससे लड़के ने शादी करनी थी, वो उसको नहीं मिली, अब उसकी जो सेक्स एनर्जी है जो उस अट्रैक्शन के बीच में वो अब किसी और चीज़ में डाइवर्ट हुई। जैसे हम अगेन अब थोड़ा सा मूवीज़ को जहन में लाए ना, तो ये क्योंकि ह्यूमन साइकी कहीं ना कहीं से ये बनती है ना। अब वो जो लड़का है ना वो एक सिंगर था, वो बड़ा आला पाए का सिंगर बन गया है। अब हुआ क्या है कि वो कहते हैं मैंने ना उस दर्द को दुआ बना लिया है। तो ये चीज़ कहलाएगी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। जितनी मोहब्बत उस लड़की से थी उतनी मोहब्बत अब सिंगिंग के साथ होगी, या कोई भी गोल जो उस पर्सन ने रखा है वहां पर लगा रहा है, वही साइकिक एनर्जी एज इट इज यहाँ पर अब इस्तेमाल होगी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेटिव्स था ना कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ये ख़त्म नहीं होती है, तो वो सारी ट्रांसफ़र होके किसी पर्सनैलिटी की दूसरी डायमेंशन में शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह जो तीसरा प्रिंसिपल था वो था एंट्रोपी प्रिंसिपल, अ टेंडेंसी टुवर्ड बैलेंस और इक्विलिब्रियम विद इन दी पर्सनैलिटी। और इस बात का क्या मतलब है, हमारी जो पर्सनैलिटी है ये बैलेंस आउट हुआ रहना पसंद करती है। अगर कोई एक साइड वीक हो रही है, कोई एक साइकिक एनर्जी वीक हो रही है, तो दूसरी साइड की एनर्जी उस तरफ चली जाएगी। मसलन अगर किसी को अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, मोहब्बत मिल रही है, और फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस को डील करने में कामयाब होगा क्योंकि उसको वाइफ की सपोर्ट मिल रही है। तो जब कहीं ना कहीं से हमें एनर्जी या सपोर्ट मिलती रहती है तो हम
महाज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि किसी पर्सन की एनरिच्ड सेक्स लाइफ उसकी ज़िंदगी के बहुत सी चीज़ों को हारमोनियस रखने में कितनी कामयाब होती है। अब कार्ल जॉन कितना बड़ा रिसर्चर था, लेकिन जो कि हम लोग जो कि एक ओरिएंटेशन रखते हैं, हमें ये लगता है, यानी मुझे तो खुद ये लगता है कि क्योंकि उसने डेविएट किया प्रिंसिपल्स को, बाउंड्री सेट नहीं की और एक ऐसी लाइफ के ऊपर एक एंजाइटी फ्री लाइफ, एक सेक्स फ्री लाइफ होती है कि जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ उसके अंदर साइकिक एनर्जी भरने की बजाय ड्रेन करने का काम शायद ज़्यादा कर पाई थी, और उसकी थेनोस टेंडेंसीज ज़्यादा हो गई हैं रोज टेंडेंसीज की निस्बत, यहाँ तक कि वो सुसाइड और एक तरह से गिल्ट, शेम, रिमोर्स और इन चीज़ों में भी चला गया। जो कि वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन जब हम पर्सनल लाइफ और उनकी जो नज़रियात हैं सेक्स के बारे में उनको पढ़ते हैं तो हम बड़े ही हैरान होते हैं कि इतनी बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक मॉरल वैल्यूज़ के से ये लोग इतने नाबल्द थे। और बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है कि बहुत ही एक अजीब सी ज़िंदगियाँ, कि गुमराही की ज़िंदगियाँ कह सकते हैं, जो इन लोगों ने स्पेंड की हैं। और इसी वजह से शायद ये खुद भी इन जो साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशली जो प्रोमिनेंट्स थे, अपनी ज़िंदगी बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म की तन्हाइयों का और एंग्जाइटीज़ का शिकार होते हुए गुजरी हैं। तो अल्लाह के साथ बंधे रहें, पॉजिटिव रास्ते के ऊपर, सिराते मुस्तकीम के ऊपर चलने की कोशिश करते रहें, और इससे बड़ी शायद साइकोलॉजिकल थ्योरी कोई नहीं है। और अल्लाह ने जो बाउंड्रीज़ ड्रॉ की हुई हैं हमारी ज़िंदगियों में, उनको उन रास्तों के ऊपर चलना और उनको फॉलो करना बड़ा सख्त ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी एक तरह से होती है तो हमारे बहुत सी लाइफ के डायमेंशन और बहुत सी जगतें जो हैं वो ऑटोमेटिकली सीधी होना शुरू हो जाती हैं।